हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। 69 BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 30 सितंबर को संपन्न हुआ उसका उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने डिस्कस किया था, है ना, पिछले लेक्चर में। और पार्ट वन, जो डिस्कशन का जो पार्ट वन है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप जो 69 BPSC का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट टू यानी सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, जिसमें 128 क्वेश्चंस से आगे हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको एक एक्यूरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो 127 क्वेश्चन तक हमने इसे सॉल्व किया था, इसे डिस्कस किया था। और आज 128 से लेकर आगे 125 तक क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो 128 नंबर का क्वेश्चन है, 128 जो नंबर का क्वेश्चन है वो है कॉलेजियम प्रणाली से है। तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये बिल्कुल सही है। कॉलेजियम सिस्टम में 5 सदस्य होते हैं, 4 जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उस समय के वो होते हैं, और एक अध्यक्ष होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट को अगर देखें तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ संसद द्वारा न होकर जुडिशरी के द्वारा किया गया है ना। यानी जुडिशरी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस में कॉलेजियम सिस्टम को का आरंभ किया था, है ना, सेकंड जज केस के अनुसार। तो ये जुडिशरी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, है ना, न्यायपालिका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। थर्ड ऑप्शन है, यानी सेकंड जो है वो गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। बिल्कुल सही है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो ये गलत है स्टेटमेंट, फोर्थ गलत है, क्योंकि जो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत सेकंड जज केस में, फर्स्ट जज के मामले में नहीं बल्कि सेकंड जज मामले में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2 और 4 गलत है यहाँ पे। तो सही कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो सही कथन हो जाएगा 1 and 3, है ना। तो ए ऑप्शन 128 का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सिंपल क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। यानी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, जो बिल्कुल सही है। यानी पहला जो स्टेटमेंट है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक कर्तव्यों को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन जो उनकी संख्या कितनी थी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि इसमें जो नए नीति निर्देश तत्व जोड़े गए थे उसमें कौन कौन से तत्व थे। 39A था, 43A था, 47 नहीं था। तो 47 के कारण ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और चौथा है इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये भी सही स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे अगर आपको 2 स्टेटमेंट भी पता है तब भी आप आंसर इसको कर सकते हैं। 1 सही है और 2 गलत है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि जिसमें 1 सही है लेकिन 2 गलत है? तो एक ही स्टेटमेंट है, वो है 1 और 4।
है ना, ए ऑप्शन। तो 129 का ऑप्शन ए सही है। 130 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। मतलब किसी कम्युनिटी को आपको अगर शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करना है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब किसी कम्युनिटी को कौन घोषित करता है? ये राष्ट्रपति घोषित करता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकते हैं। तो उनके लिए आवश्यक क्या विशिष्टताएं होनी चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी कम्युनिटी के पास, जिसके तहत उन्हें एसटी घोषित किया जा सकता है। तो उसमें पहला जो है स्टेटमेंट वो है आदिम लक्षणों के संकेत। यानी आदिम लक्षण का मतलब है मतलब जो मतलब पुराने तरीके से जो रहते हों, उनका रहन सहन पुराने तरीके से हो, है ना। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, स्पेसिफिक कल्चर जिनके पास हो। तीसरा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, यानी दूसरे कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट करने में उनको साइनेस उनके पास हो, साई महसूस करते हों, तो ये भी होगा। और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव यानी बैकवर्डनेस और जोग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ये चारों ऑप्शन क्राइटेरिया हैं किसी भी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी घोषित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी 130 का डी। 131 क्वेश्चन को अगर देखें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है सी, 131 का सी। 132 है भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किनके पास होता है? ये राष्ट्रपति के पास होता है। 133 का हो जाएगा बी। 134 में पाँचवीं अनुसूची जो है वो आपको पता है कि 5th शेड्यूल जो है वो एसटी से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। तो 134 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी। 135 का जो राइट ऑप्शन है, आपको पता है कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये केशवानंद भारती केस में दिया गया था। ये बहुत ही फेमस केस है। तो 135 का हो जाएगा बी। देखिए ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी के आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से आप पढ़ें तो प्रीलिम्स तो आपका क्लियर होगा ही होगा, और मेंस में भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आंसर राइटिंग में। तो लक्ष्मीकांत को आप थॉरोली पढ़ें, है ना, नोट्स बना लें उसे, शॉर्ट नोट्स, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो है निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। ये बिल्कुल गलत है, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही। यानी महामारी से पहले जो स्तर था एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, प्रत्यक्ष विदेश निवेश का, उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। ये गलत स्टेटमेंट है। बिना घटे हुए इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन है कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, ये सही है। हाल ही के दिनों में इसमें कमी आई है, क्यों? क्योंकि वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हुई है ना, रिसेशन हुआ है, आपको पता है हाल के दिनों में रिसेशन हुआ है, जिसके कारण इसमें कमी आई है। तो ये फोर्थ 1 and 4 जो 2 and 4 जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। 137 का जो है बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो गया की जनसंख्या है वो है 5,98,000 यानी बी ऑप्शन। 137 का बी हो जाएगा। 138 है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। प्लान्ड में तो आप देखते हैं जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड जो खर्च होता है गवर्नमेंट का, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, हेल्थ पे खर्च करना, ये सारा प्रोग्राम एक्सपेंडिचर है। नॉन प्रोग्राम एक्सपेंडिचर मतलब गैर योजना व्यय कौन सा होता है? उसमें सबसे बड़ा जो व्यय है वो है ब्याज का भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो ये 138 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 जिसमें है वैश्वीकरण भारत पर इसके प्रभाव के बारे में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं आपसे पूछ रहा है। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है?
तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है और इसमें कौन सत्य नहीं है, कौन गलत है। तो ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यानी एक्सपोर्ट में जो इंक्रीज हुआ है वो इंपोर्ट के इंक्रीज से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंपोर्ट में ज़्यादा वृद्धि हुई है एक्सपोर्ट की तुलना में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है ना, वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, यह स्टेटमेंट भी सही है ना। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है ए, है ना। 140 नंबर क्वेश्चन देखें। 140 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, तो ये सही है। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था उसमें जो फिजिकल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, वो 9.2% पहुंच गया था। और फिजिकल ईयर 2022 में जो फिजिकल डेफिसिट था वो 6.5% था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे 7.7% दिया हुआ है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, ठीक है, यानी रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो कम हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है। रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़ रहा है क्योंकि जीएसटी का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, जीएसटी का कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका 140 का जो ओनली 1 हो जाएगा। 1 पहला स्टेटमेंट सही था, जैसा हमने देखा था कि पहला स्टेटमेंट सही है इसका। और 140 का जो पहला स्टेटमेंट था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 9.2% हो गया था फिजिकल डेफिसिट, तो ये सही है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी जो बास्केट है, विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन इनकम रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें से कौन कौन शामिल हैं। तो उसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी शामिल होती हैं, सोना भी शामिल होता है, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट भी शामिल होता है, और आरक्षित किस्त स्थिति भी शामिल होता है। तो इसका चारों हो जाएगा उपयुक्त सभी। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोत पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ये चारों सही होगा इसका। तो 142 का होगा डी। 143 क्वेश्चन जो है वो शिशु मृत्यु दर, देखिए शिशु मृत्यु दर के बारे में पहला स्टेटमेंट 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, ये गलत है ना। ये शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वर्ष 1905 में शिशु मृत्यु दर 179.6 था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा जो स्टेटमेंट है चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, ये गलत है, ये आपका मध्य प्रदेश था। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं सिर्फ, तो 143 का हो जाएगा डी। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ठीक है। ये गलत है, मतलब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब जितने भी मानव हैं जो सही सलामत है, मतलब हाथ पैर सभी से, तो उन्हें मानव संसाधन कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। और उनको आप स्किल देंगे, एजुकेशन देंगे और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो वो मानव पूंजी बन जाएंगे, यानी ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ये आप उनको स्किल दीजिए, एजुकेशन दीजिए और साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी को बढ़ाइए, एफिशिएंसी को बढ़ाइए। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पूंजी संचय करने वाले व्यक्ति को
इसे मानव पूंजी नहीं कहेंगे। दूसरा, ज्ञान में वृद्धि करने को, ये सही होगा दूसरा। तीसरा, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, ये भी सही होगा। और चौथा, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि 3-4 दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में, तो 3-4 स्टेटमेंट सही होगा, तो डी होगा 144 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, दिवाला और शोधन। देखिए इसमें जो दिवाला का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दिवाला होता है या दिवालिया होता है तो उसमें ऋणों को भुगतान करने में वो असमर्थ हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है उल्टा दिया हुआ है, ये शोधन अक्षमता में ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है ना। शोधन अक्षमता का मतलब है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के धन को, संपत्ति को उसको सीज कर दिया जाता है ताकि उसने जो लोन लिया है उसको उससे चुकाया जा सके। तो शोधन अक्षमता और दिवाला का जो डेफिनेशन है वो इंटरचेंज है ना। 1 में और 2 दोनों गलत हो जाएगा यहाँ पे, और तीसरा भी गलत है, क्योंकि शोधन अक्षमता, इंसॉल्वेंसी जो है, जो बैंकरप्सी होता है, वो जो होता है वो एक निष्कर्ष होता है, बल्कि जबकि दिवाला क्या होता है, वो एक अवस्था। दिवाला का इंग्लिश होता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट, और शोधन अक्षमता का मतलब है बैंकरप्सी। तो शोधन अक्षमता एक अवस्था है, जबकि दिवाला निष्कर्ष है, उल्टा होगा, है ना। शोधन अक्षमता मतलब बैंकरप्सी एक निष्कर्ष है जिसमें प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं, और इंसॉल्वेंसी मतलब दिवाला मतलब एक अवस्था है, एक स्टेट है ना, जिसमें आप ऋण चुकाने की अवस्था में नहीं रहते हैं। तो उल्टा दिया हुआ है, थर्ड भी गलत है। तो 1, 2, 3 गलत हैं। तो 1, 2, 3 अगर गलत हैं तो इनमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो केवल 4 होगा, डी ऑप्शन 145 का डी। 146 का ऑप्शन होगा 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में आया था, तो 146 का बी होगा। 147 का जो ऑप्शन होगा ये PLI के संदर्भ में पूछ रहा है। तो PLI में आपको बता दें कि PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी उत्पादन संबंध प्रोत्साहन है, जिसमें कोई भी कंपनी, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो, अगर वो इंडिया में उनका प्रोडक्शन अगर 5% से बढ़ता जा रहा है ना, हर साल 5% से बढ़ता है, तो उन्हें एक इंसेंटिव यानी उनके कैपिटल का 4 से 6% जो है वो उन्हें इंसेंटिव के रूप में वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियाँ हैं, वैश्विक कंपनियाँ और घरेलू कंपनियाँ। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है। यह योजना प्राप्त कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वित्तीय बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह स्टेटमेंट गलत है, थर्ड। तो थर्ड गलत है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड को। 2 ऑप्शन बनता है, 1, 4 और 2, 4। तो पहला सही है और चौथा सही है ना, पहला और चौथा सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना के संबंध में जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन 1 और 3। 149 में अगर देखें तो 149 में जो राइट आंसर है इसका 149 का वो है आपका इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 3 और 4 यानी बी। 149 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। 150 की बात करें तो 150 में मुद्रास्फीति जनित मंदी की बात कर रहा है, यानी स्टैगफ्लेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी एक तरफ तो मुद्रास्फीति होगी यानी महंगाई होगी, साथ ही साथ मंदी भी होगी। देखिए जब मुद्रास्फीति रहती है तो मंदी नहीं आता है ना, मतलब जब ग्रोथ होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है ना, और मंदी में मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है जनरली। लेकिन जब स्टैगफ्लेशन होता है, जब मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है, तो उसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी होती है। तो इसको इस तरह के मुद्रास्फीति जनित मंदी में इनमें से कौन कौन योगदान कर सकते हैं? तो सरकारी खर्च में वृद्धि। देखिए सरकारी खर्च में वृद्धि, ये पहला जो वर्ड है सरकारी खर्च में वृद्धि, यही बता रहा है कि ये मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ जब खर्च होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है सरकार की तरफ से, तो
ग्रोथ होता है, मंदी नहीं होता है, विकास होता है, इसका उल्टा होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 150 का सी। तो दिस आर द डिस्कशन, है ना। ये डिस्कशन हमने 150 क्वेश्चन का लगभग डिस्कशन किया और मैंने ट्राई किया कि आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर की दी जाए, है ना। एक दो क्वेश्चन में त्रुटि हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन वैरी कर सकता है बीपीएससी के आंसर की से, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि मैक्सिमम इससे आपको डिस्कस किया जाए, एक्यूरेटली डिस्कस किया जाए। और बीपीएससी के आंसर की से जिसका भी मार्क्स 75 से 80 के बीच में है जनरल कैटेगरी में, वो मेंस की तैयारी ज़रूर करेंगे, है ना, क्योंकि उनका चांस बहुत ज़्यादा है कि कट ऑफ 75 से 80 के बीच में रहने वाला है जनरल का। तो होप फॉर द बेस्ट। और आगे के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि इधर उधर की चीज़ों से पढ़ाई ना करें, अपने बेसिक को क्लियर करें, है ना। बेसिक को अच्छे टीचर से पढ़ने का प्रयास करें जो जिनके अंदर डेप्थ हो, है ना, जो खुद कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, जिनके पास खुद वो कॉन्सेप्ट है, वही आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस या इधर उधर की क्लासेस के चक्कर में ना पड़ें, एक अच्छे मेंटर्स की खोज करें जो आपको इन सारे कंसेप्ट को बता सके, एक सही दिशा आपको दे सके। थैंक यू।